नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में सबसे पहली खबर आपको उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की सीट पर भी शाह प्रचार करेंगे। वहीं दूसरी खबर आपको गुजरात के राजकोट हादसे की दिखाएंगे, जहां मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई है। और तीसरी खबर आर्मी चीफ मनोज पांडे से जुड़ी हुई है, जहां सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, यानी 1 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और चौथी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और पांचवी और आखिरी खबर आपको महाराष्ट्र के पुणे से बताएंगे, जहां एक्सीडेंट केस मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज क्या कुछ इस मामले में हुआ है, इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की, जहां पहली खबर लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है और सभी की निगाहें आखिरी चरण यानी 7वें चरण पर है, जिसको लेकर 1 जून को मतदान का आयोजन किया जाएगा। और अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे, जहां पहली खबर लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार लगातार तेज हो गया है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है, जबकि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। एक चरण में पीएम मोदी की किस्मत भी दांव पर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को कुशीनगर, बलिया और वाराणसी यानी पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र काशी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी जनसभा में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा क्षेत्र के गाजीपुर और चंदौली में सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव दोपहर 12:40 पर न्यू स्टेडियम ग्राउंड आरटीआई गाजीपुर में सपा इंडिया गठबंधन के गाजीपुर सीट से प्रत्याशी अफजाल अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव का दौर चरम पर है और साथ ही प्रचार प्रसार लगातार देखने को मिल रहा है, तेज हो गया है। और 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में मतदान होंगे, जिसकी तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, लगातार चुनाव प्रचार का जो दौर है वो तेज हो गया है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सभी की निगाहें बनी हुई हैं, बीजेपी का मिशन उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है, चाहे पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो। अब 7वें चरण को लेकर क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि गठबंधन जो विपक्ष का है वो भी सक्रिय है, अखिलेश यादव भी सभाओं के दौर में शामिल हो गए। बिल्कुल बता दें, देखिए 7वां चरण है और इसमें सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जो है ताकत को झोंकते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो है अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। अमित शाह जो है देखा जाता है कि भाजपा के चाणक्य भी कहलाते हैं, तो काफी वरिष्ठ नेता और अनुभवी नेता हैं। उनको मैदान में उतारा गया है, खास करके यूपी के वो अहम सीटें हैं वाराणसी और जिस तरह से इधर चंदौली अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाराणसी में जो चंदौली और अखिलेश यादव, तो तमाम ये जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ से चाहे भाजपा की तरफ से, तो जिस तरह से अभी चुनावी समीकरण को साध रहे हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि जो जाति है, वहां पे जातीय ज्यादा मायने रख रहा है। जो ओबीसी के हैं, एसटी एससी के हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि अभी अखिलेश यादव पीडीए का अपना फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, तो उस पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी को जो है उसमें से जो ज्यादा से ज्यादा वोट उनके पाले में आ पाए, बीएसपी भी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार जो है यूपी के जो महत्वपूर्ण जो जिले हैं और उनके अपने प्रत्याशियों के लिए जो है वो उनके पाले में ज्यादा जो है वोटिंग हो पाए, उसके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह का जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि दौरा यहाँ पे कुशीनगर, बलिया, वाराणसी में अमित शाह रहेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र में रहेंगे। अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में देखे जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार अपनी जो है पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि 7वां चरण अंतिम चरण है।
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सभी पार्टियां चाह रही हैं कि मेरे निश्चित रूप पाले पर में राजन, देखिए ज्यादा वोट जातिगत आए। समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और तमाम दिग्गजों सभी दलों के लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन काशी का जिक्र आपने किया क्योंकि अमित शाह वहां पहुंचेंगे और इससे पहले की तस्वीर हमने देखी जब डिंपल यादव हो, उनके साथ प्रियंका गांधी ने जमकर रोड शो किया है और तमाम जो दिग्गज नेता हैं विपक्ष की वो भी वहां पर जमकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वो लोकसभा सीट है, वहां पर से जमकर उनको कहीं की वोटिंग मिलती है, लोग उनको पसंद करते हैं, समर्थन मिलता है। लेकिन इस बार जब विपक्ष भी पूरी ताकत झोंक रहा है, कुछ मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा या फिर जो जमीनी हकीकत है पीएम मोदी वहां से, क्योंकि वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, तो वो एक तरफा रहेगा। देखिए, बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहे हैं और वाराणसी में पीएम मोदी का जो कार्यशैली रहा है उससे लोग काफी प्रभावित हुए हैं और लोगों का मानना भी है कि जो यहाँ की तस्वीरें अगर बदली है तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के वजह से बदला है। तो अब इस पे विपक्ष अपना पूरी दाव लगा रहा है, अपना पूरी जो है ताकत यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है इंडिया गठबंधन के वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर यहाँ पे नहीं है, एक तरफा ही देखा जा रहा है, फिर भी विपक्ष अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन रेस में आगे निकल जाएगा, क्योंकि जनता का मूड किस तरह से चेंज हो जाएगा वो उसी को चेंज करने के लिए जो है विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो 4 तारीख को जिस तरह से नतीजे आने, 1 तारीख को यहाँ पे 7वें चरण के लिए जो वोटिंग हुआ उसके बाद से 4 तारीख को जो है नतीजे आएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित तौर पर सभी की निगाहें रहेंगी किस तरह का मुकाबला अन्य सीटों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण को लेकर चुनाव प्रचार लगातार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दल लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है क्योंकि 1 जून को यहां पर वोटिंग होनी है, मतदान होना है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां गुजरात के राजकोट स्थित गेमिंग जोन में शनिवार की दोपहर लगी भीषण आग में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी और मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रविवार को छुट्टी के दिन होने पर भी कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन देसाई की पीठ ने हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक मानव निर्मित आपदा है, यानी मानव ने अपनी गलतियों से इस आपदा को निमंत्रण दिया है। कोर्ट ने गेमिंग जोन को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगम से 1 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया। दौरा करने के बाद 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से दोनों अपर महाधिवक्ताओं मनीषा शाह और मितेश अमीन ने अपना पक्ष रखा। राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश त्रिवेदी और वकील अमित पंचाल ने खंडपीठ से इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर लेने का निवेदन किया था। पीठ ने कहा कि गेम जोन में पेट्रोल फाइबर और फाइबर ग्लास सीट जैसे अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री को रखा गया था। यह खतरनाक काम था और वहां आने वालों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो कुल मिलाकर गहरी नाराजगी यहां पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर जताई है। और अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर का, जहां सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को रविवार को 1 महीने का सेवा विस्तार कर दिया है। बता दें कि 31 मई को रिटायर होने वाले थे मनोज पांडे, जिन्हें कई दशकों से सरकार से किसी आर्मी चीफ को मिला यह पहला ऐसा सेवा विस्तार है जिसमें इस तरह का मामला सामने आया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को उनके रिटायरमेंट से 6 दिन पहले 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। जनरल पांडे, जिन्होंने अप्रैल 2022 से 29वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था और इस महीने 62 वर्ष के वे हो गए हैं। उनके उत्तराधिकारी की घोषणा में अत्यधिक देरी ने पहले ही कई अटकलों को जन्म दे दिया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा विस्तार से मामले में और पेच फंस जाएगा, क्योंकि अगले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जम्मू और कश्मीर राइफल्स और उनके बाद दक्षिण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, गोरखा राइफल्स, दोनों 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, देश में लगातार कई दशकों के बाद ये ऐसा माहौल बना है, ऐसा मामला सामने आया है जब सेना प्रमुख का एक्सटेंशन बढ़ा है, 1 महीने का उनका कार्यकाल विस्तार किया गया है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है और क्या कुछ आगे की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? जी हाँ ऋषभ, जिस तरह बात करें सेना प्रमुख मनोज पांडे की, तो उनको जिस तरह
एक्सटेंशन किया गया है 1 महीने के लिए। और बात करें मनोज पांडे की, 2022 में 29वें सेना प्रमुख के रूप में उनको नियुक्ति दी गई थी और इस बार अब वो 62 वर्ष के हो चुके हैं, 62 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट से पहले ही उनको 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। अब बात करें ये सारा जो मामला हुआ है, एक्चुअली क्या था, पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने फिलहाल उनकी 1 महीने की जो नियुक्ति थी वो बढ़ा दी गई है। उसको लेकर कई सवाल हालांकि उठे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है, किसी सेना प्रमुख को जो है दोबारा रिटायरमेंट से पहले 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया हो। इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसके मद्देनजर 1 महीने का एक्सटेंशन जो था मनोज पांडे का बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, 1 महीने का समय बढ़ाया क्या है, तो 1 महीने के बाद विकल्प यहां पर देखने को मिलेंगे, या फिर जिस तरीके से 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, संभावना रहेंगे कि आगे भी इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ी संभावना इसमें जताई जा रही है कि आगे कार्यकाल इनका बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक सरकार की नियुक्ति नहीं हो जाती, जो चुनाव है उसके नतीजे नहीं आ जाते हैं, जो नई सरकार बनेगी उसके आने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब इनका रिटायरमेंट किस तरह से इसको देखना है। 1 महीने का एक्सटेंशन फिलहाल बढ़ाया गया है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये आने वाली सरकार इसको तय करेगी। निश्चित तौर पर आगे की क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे चौथी और महत्वपूर्ण खबर का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग करी है। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं, कुछ जांचें करानी हैं। उन्होंने सभी जांचों के लिए 7 दिन का समय मांगा है। और आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो तक घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है, ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई है। दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इसी महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को अब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं में से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और ऐसे में जल्द ही उनकी जमानत का समय नजदीक आ रहा है। जमानत जो मिली है उसमें दोबारा उनको जेल का रुख करना होगा, जो कि उनको समय दिया गया था 1 जून में वह दोबारा जेल जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने अपनी जमानत की जो तारीख है उसमें 7 दिन का बढ़ोतरी मांगी है, 7 दिन और बढ़ाई जाए जमानत, इसको लेकर याचिका लगाई। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार उनका कानूनी रूप से दांवपेच फंसा हुआ है। लगातार केस चल रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी कड़ी में जिस जमानत पर वो बाहर आए हुए हैं, 7 दिन और जमानत बढ़ाने की याचिका कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने लगाई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पीईटी और सीटी स्कैन जैसी और भी जांचें करानी है। केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा, ये भी बातें कही गई हैं। कीटोन लेवल ऊंचा है, जो कि कई गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं, ऐसी बातें याचिका में कही गई। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, लगातार सुर्खियों में है। जमानत पर वो बाहर है, लेकिन अब उन्होंने याचिका लगाई है कि 7 दिन उनकी जमानत और बढ़ाई जाए। जेल में रहते हुए 7 किलो वजन उनका कम हुआ है, कीटोन लेवल ऊंचा है, जो गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तमाम बातें कही गई हैं, क्या कुछ उनका कहना है और इस याचिका में क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जो है वो सरेंडर करना है और वापस उन्हें तिहाड़ जेल जो है वो जाना होगा। और जिस तरीके से इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई जो मुख्यमंत्री है वो उन पे आरोप हालांकि साबित नहीं हुए और वो जेल से बाहर आए, उनको जमानत जो है वो मिली और उन्होंने दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन अब जब उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल जाना है, तो अब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है ऋषभ कि उनको जिस तरीके से जो मैक्स हॉस्पिटल है उनकी जो है वो टेस्ट किए गए और रिपोर्ट में ये आया है कि उनका जो कीटोन है वो भी बढ़ा हुआ है और साथ ही उनको
उनको पीईटी और सीटी जो है वो टेस्ट कराने होंगे और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। और ये जो लक्षण है ये किसी गंभीर बीमारी के जो है वो लक्षण हो सकते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि तिहाड़ जेल के बाहर जो आपकी कार्यकर्ता है और जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने इंसुलिन को लेकर जो है वो धरना दिया था और लगातार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दो। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी ये दावा कर रहे हैं तमाम इंटरव्यूज में और लोगों के बीच वो जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मेरा 7 किलो वजन बढ़ गया है। और जब उन्होंने पहली पीसी करी तो जितने भी वहां पर जो लोग आए हुए थे वो यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आप जो है पहले से ज्यादा कमजोर जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इस बात को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है। तो अब इसके ऊपर जो सियासत है वो भी गर्मा गई है ऋषभ। जिस तरीके से बीजेपी नेता है अब वो हमलावर हो गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। अभी वो पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और अब देखिए उनकी नौटंकी दोबारा से शुरू हो गई जब उनको जेल जाना है। वहीं बीजेपी के एक और नेता है उनका भी ये कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल वापस जाना है तो अब उनकी जो है वो नई नौटंकी शुरू हो गई है। और वो ये कह रहे हैं कि अब तो मुझे टेस्ट कराने हैं, पहले इंसुलिन का ड्रामा था और अब एक नया ड्रामा जो है उन्होंने शुरू कर दिया कि उनके जो गंभीर लक्षण हो सकते हैं और तमाम जो टेस्ट है वो होने हैं। और साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने तो ऋषभ ये भी बात कही है कि जो मैक्स हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने टेस्ट कराए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल से उन्होंने कंसल्टेशन लिया है, सरकारी हॉस्पिटल से तो लिया ही नहीं है। तो अब दोबारा से जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर ऋषभ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार आतिशी ने भी जब सुबह मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो हेल्थ इशू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वो ठीक नहीं है, वो सही महसूस नहीं करते हैं। वो चुनाव प्रचार बेशक कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके से उनके अब जो टेस्ट होने हैं उसमें क्या कुछ सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत जो है ऋषभ वो दिल्ली की लगातार यहाँ पर इस मुद्दे पर गरमाई हुई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। निश्चित तौर पर मौसमी पारे के साथ सियासी पारा भी दिल्ली में गरमाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से याचिका लगाई गई है, अगर पीईटी या सीटी स्कैन का जांच का हवाला दिया जा रहा है कि 7 दिनों की जमानत, अंतरिम जमानत बढ़ाई जाए, तो क्या आगे इस याचिका को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट सुनवाई कर सकता है, फैसला दे सकता है, उनकी जमानत बढ़ाई जा सकती है, या फिर इस तरह का कोर्ट भी कह सकता है कि जेल में रहते हुए भी जांचें की जा सकती है? इस तरह की बातें भी देखने को मिल सकती हैं। तनु जी बिल्कुल ऋषभ, जब से अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल गए हैं तब से मैं इस मुद्दे पर जो है मैंने नजर बनाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरा सिनेरियो देख रही हूँ, आम है कि इस मुद्दे पर जो है वो सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, ऐसा मुझे इस तरीके से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देगा और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगा ऋषभ कि जेल से ही जो है वो इलाज चल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पर राहत देने वाली कोई बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी, क्या उनको जमानत मिलेगी या फिर सियासी रूप से तो हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर तो देखने को ही मिल रहा है, लेकिन क्या आगे में तस्वीर होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार सियासी पारा दिल्ली में गरमाया हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश में इन दिनों पुणे में हुए सड़क हादसे की चर्चा लगातार हो रही है। यहां एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था जो शराब के नशे में धुत पाया गया था और इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुणे पुलिस ने नाबालिग के खून के नमूने से छेड़छाड़ करने और सबूत नष्ट करने के आरोप में 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर को नाबालिग के खून के नमूनों यानी सैंपल की कथित छेड़छाड़ और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख भी शामिल बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हारलोर के रूप में की गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक 19 मई को सुबह करीब 11 बजे ससून अस्पताल में लिया गया खून का नमूना, खून का सैंपल अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था और दूसरे व्यक्ति का खून का नमूना लिया गया और फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। सीएमओ डॉक्टर श्रीहरि हारलोर ने इस खून के नमूने को बदल दिया। जांच के दौरान पाया कि ससून के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी अजय तावरे के निर्देश पर श्रीहरि हारलोर ने इसे बदला था।
और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, पुणे का एक्सीडेंट लगातार देश भर में चर्चा में बना हुआ है, देश भर में काफी मामला तूल पकड़ रहा है, नए नए खुलासे डेली हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स थे, जो नाबालिग के खून के सैंपल लिए गए थे, उनको बदला गया है और ये नाबालिग के पिता के कहने पर यह सब हुआ है। फिलहाल क्या कुछ इसमें खुलासे हुए हैं और क्या कुछ तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं? जी ऋषभ, मैं बता दूं, शुरू से ये पेज एकदम उलझता चला जा रहा है। जिस तरह से ये ना, मैं इसके सैंपल के खून के सैंपल की छेड़छाड़ की गई, इससे पहले उसके ड्राइवर को हैंड ओवर किया गया कि ये गाड़ी नहीं चला जाता, जबकि चश्मदीद ये बता रहे थे गाड़ी चलाया जा रहा था, उसको निकाल कर जिसकी पिटाई भी की गई थी। उसके बाद नए नए, जिस तरह रहीस जादे का ये बेटा है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, नए नए लोगों को लाके वहां खड़ा किया जाता है और हर साथ से छेड़छाड़ की जा रही है, शुरुआत से लेके अभी तक। जिस तरह से पुलिस ने FIR दर्ज की थी, 4 से 300 शब्दों का निबंध लिख के छोड़ दिया गया था मजिस्ट्रेट जांच देके, उसके बाद फिर ड्राइवर को हैंड ओवर किया गया था, उसके बाद अब फिर खून के साथ छेड़छाड़ की गई। जिस तरह से सीएमओ ने अस्पताल के पुणे के सीएमओ और अजय तावड़े के फोरेंसिक जांच का हेड है, वो दोनों मिलकर जिस तरह से खून की सैंपल का छेड़छाड़ किया, खून बाहर में डाल दिया, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी लोकतंत्र में कहीं न कहीं पैसे वालों और रईस जादों के कहीं न कहीं बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, जो इतनी बड़ी खेल कर सकते हैं। मीडिया पीछे पड़ी हुई है, स्वदेश लगातार इस चीज के पीछे पड़ी हुई है, लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका प्रभाव है जो आज ये इनके साथ ये हो रहा है, चार्जशीट शामिल हुई है, CBI जांच में हुई है और पूरी मीडिया इसके पीछे पड़े और राजनीतिक दबाव होने के कारण जो 2 लोगों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जो फोरेंसिक जांच कर रहे थे, अजय तावड़े और फिर अरे जो सीएमओ है उसको देखते। लेकिन पेट वहीं फंसता है ना ऋषभ, क्योंकि कब तक ये होगा, जब तक ये रहीस जाते नाबालिग की वो गाड़ियां दी जाएंगी और इस तरह से ढूंढे जाएंगे। आम लोग जो 2 इंजीनियर जिनका कोई कसूर नहीं था, पार्टी से लौट रहे थे बाइक पे, वो मर गए, जिनके चिराग घुसते हैं ना सर, उनको ही पता लगता है कि उनके घर की क्या गई। और ये रहीस जादव को इस तरह से कानून से छेड़छाड़ की गई तो कानून पे लोग विश्वास कैसे करेंगे? और मीडिया आए दिन, चाहे स्वदेश हो चाहे पूरी मीडिया पूरी कवरेज कर रही है, इसका ही नतीजा है कि आज इसको सजा मिलेगी। और इसीलिए आए दिन नए नए खुलासे जो अफगानिश में लिप्त हैं वो पूरी तरह से खुलासे की जाएंगे। स्वदेश भी इस न्यूज के पीछे पड़ा हुआ है और आखिर जब तक इनको सजा नहीं दिलाई दी जाएगी, हम भी कवरेज करते रहेंगे, हम भी खबर देखते रहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, 2 डॉक्टरों को तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल यही राहुल जो आपने दोहराए हैं कि क्यों मीडिया के दबाव के चलते, सियासी प्रेशर के चलते ये सब हुआ है, इससे पहले क्यों स्वतः कार्रवाई नहीं की जा रही थी? तमाम सवाल है बने हुए, कितनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर में लगातार सियासी पारा भी गर्म दिखाई दे रहा है। 5 बड़ी खबरें हमने आपसे साझा की, जहां पर सियासी पारा जमकर गर्म है। 7वें चरण के मतदान को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को बढ़ाने की याचिका दाखिल की है और पुणे का हादसा भी लगातार सुर्खियों में है, जिसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।